तो आज के क्लास में हम लोग करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो दोनों ही टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सबसे पहले करेंगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में, उसके बाद बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। दो पार्ट में ये वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पहले अपने पास ड्राइंग है। ड्राइंग क्या होता है? जब भी कोई भी पार्टनर बिजनेस से यानी अपने फर्म में से पैसे या स्टॉक या कोई भी दूसरी चीज निकाल ले अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको बोलेंगे ड्राइंग, ठीक है ना। तो बस एक बात का ख्याल रखना है कि वो उसके पर्सनल यूज के लिए होना चाहिए, तभी वो ड्राइंग होगा। अब ड्राइंग भी दो टाइप का होता है, एक होगा ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, दूसरा होगा ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ठीक है ना। तो दोनों के बारे में बात करते हैं। काफी ज्यादा बोर्ड में पीछे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट के बारे में, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल के बारे में। तो उतना सब कुछ रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जो वर्ड है ना, कौन सा वर्ड? ये वाला, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। इसका मीनिंग समझ लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ट्रस्ट मी, ये इस एक वर्ड से ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल मतलब कैपिटल से निकाला हुआ पैसा। दूसरा क्या है? ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब कहां से निकाला? प्रॉफिट से निकाला, ठीक है। तो यही फर्क है। पहली बात तो फर्क ये हो गया कि ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट में हम लोग प्रॉफिट में से निकाल रहे हैं, मतलब पार्टनर अपने शेयर के प्रॉफिट से निकाल रहा है पैसा पर्सनल यूज के लिए, है ना। और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल में अपने कैपिटल में से निकाल रहा है। तो एक बात को और समझते हैं, अगर कैपिटल को ही निकाल लिया उसने तो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगेगा। सर क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो कैपिटल से ही निकाल रहा है, कैपिटल का साइज छोटा कर दिया उसने। अगर 5 लाख का कैपिटल था, 1 लाख निकाल लिया तो अब कैपिटल हो गया 4 लाख का, यानी कि उसके बिजनेस का साइज छोटा हो गया। इसी वजह से इसके 1 लाख वाले अमाउंट पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगाया जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते वक्त इस चीज को कंसिडर किया जाएगा। क्यों किया जाएगा भाई? बेसिक सी बात है, 5 लाख का कैपिटल था, इंटरेस्ट लगना था 5 लाख पे, अब 4 लाख का कैपिटल है तो कितने पे लगाएंगे? 4 लाख पे लगाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के टाइम पे इस चीज को कंसिडर करना है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के टाइम पे नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? समझा दिया। दूसरी चीज है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। यहां भी बता दिया कि ये प्रॉफिट का अपने शेयर के प्रॉफिट को निकाल लेगा, और यहां पे क्योंकि उसने अपने प्रॉफिट के शेयर को निकाला है तो कैपिटल पे इस बात का कोई फर्क पड़ा ही नहीं है ना। तो यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। तो इसको सम अप कर लेते हैं, फटाफट खत्म कर देते हैं। क्या है? जब ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कोई मतलब नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से मतलब होगा। दूसरा, जब ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होगा तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से मतलब नहीं होगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से मतलब होगा। अब आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन पे बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के। वैसे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना बहुत आसान होता है, लेकिन क्या होता है कि यहां पे इतने सारे फॉर्मूले हैं, इतने सारे तरीके हैं, इतने सारे सिचुएशंस हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो क्लास 12th में आने के बाद फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, कुछ एमपीओ पढ़ के आते हैं, पर आते जरूर है यहाँ पे। तो नया नया 12th में बच्चा आया हुआ, एक्साइटमेंट भी है, वो थोड़ा सा झिझक भी है, और वहां पे इतना सारा फॉर्मूले का बम्बार्डमेंट, बच्चा कंफ्यूज। तो हम क्या बोल रहे हैं, फॉर्मूला है बहुत सारा है, पर याद किसी को मत करना, एक भी मत रटना, लॉजिक समझना। हर बार अब्बास सर क्या बोलते हैं कि फॉर्मूले के पीछे मत जाओ, लॉजिक के पीछे जाओ। इस डायलॉग का 3 इडियट्स के डायलॉग से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, मेरा खुद का है। तो क्या है कि पहले समझते हैं कि सिचुएशंस कैसे कैसे होंगे, केसेस कैसे कैसे होंगे। तो एक तो क्या होगा केस आपके पास कि विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम पीरियड होगा, दूसरा होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम पीरियड। मतलब कि एक केस में हम टाइम पीरियड को कंसीडर करेंगे, एक में टाइम पीरियड को कंसीडर नहीं करेंगे। कैसे पता चले? अगर क्वेश्चन में पर एनम लिखा है, ठीक है, अगर क्वेश्चन में परसेंटेज के साथ में लिखा हुआ है 12% पर एनम, तो टाइम फैक्टर को कंसीडर करोगे। अगर नहीं लिखा हुआ है पर एनम तो टाइम फैक्टर को भूल जाओगे, ठीक है। तो यहां से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के तरीके दो ग्रुप में बढ़ गए, एक विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, दूसरा इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम।
कैसे पता चलेगा रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम है या इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम है? पर एनम से। पर एनम है, टाइम देखो, नहीं है, 1 महीने का ड्राइंग था, 6 महीने का था, भूल जाओ, ठीक है, हो गया। ये भोला वाला सा बच्चा है, इसको छोड़ दो, इसको करेंगे लास्ट में। अभी आते हैं यहां पे, ये थोड़ा बदमाश है। पर एनम है होगा तो वहां भी 2 केसेस होंगे। एक क्या होगा, रेगुलर इंटरवल पे किया गया ड्राइंग सेम अमाउंट के साथ में। दूसरा, टाइम पीरियड भी चेंज हो रहा है और अमाउंट भी चेंज हो रहा है। तो अगर 500 निकाल रहे हर महीने या हर क्वार्टर पे या हर हाफ ईयरली पे तो इश्यू नहीं है। लेकिन अगर क्या हो रहा है, अगर हम अमाउंट निकाला जा रहा है इरेगुलर टाइम पीरियड पे तो इश्यू हो जाता है। ठीक है, देखते हैं। सपोज करते हैं कि ए ने विड्रॉ किया है अमाउंट 500 रुपया, ठीक है, 1 अक्टूबर को, ठीक है। तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च का जो टाइम पीरियड होगा उस पर इंटरेस्ट लगाएंगे। कब? जब पर एनम लिखा होगा तब। ठीक है, एग्जांपल एक और है कि अगर 1 जनवरी को अमाउंट विड्रॉ किया गया है तो हम 3 महीने पे इंटरेस्ट लगाएंगे अगर पर एनम होगा तो। पर अगर पर एनम नहीं है तो पूरे साल का लगाना है। टाइम पीरियड से मतलब ही नहीं, 1 दिन के लिए निकाला, 1 साल के लिए निकाला, 6 महीने के निकाला, मतलब नहीं है। पूरे को 1 साल मान के निकाल लो यहां पे, क्योंकि परिणाम नहीं लिखा होगा। और परिणाम लिखा होगा तो क्या करेंगे, तो पूरे के पूरे अमाउंट को टाइम फैक्टर के साथ में 9 महीने का हो, 3 महीने का हो, 6 महीने का हो, जितने का भी हो उसी हिसाब से कैलकुलेट कर देंगे। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज है कि विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम पीरियड, यानी विदाउट पर एनम लिखा हो तो वो तो बहुत स्वीट सा बच्चा है ना। लेकिन अगर पर एनम लिखा हुआ है तो यहां पे फिर केसेस हैं। पहले तो 2 ग्रुप में बढ़ गए कि इक्वल अमाउंट, सेम अमाउंट रेगुलर टाइम इंटरवल पे निकाला। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ सर, कि हर महीने के 1 तारीख को 500 निकाला, या हर महीने के 30 तारीख को 600 निकाला, या हर तीसरे महीने के शुरुआत में 500 निकाला। मतलब एक टाइम पीरियड फिक्स हो गया, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, उस पे हम फिक्स अमाउंट निकालते जा रहे हैं। तो मेरा क्या हो गया, ये हो गया व्हेन अमाउंट इज विड्रॉन ऑन रेगुलर पीरियड। दूसरा, कभी 300 निकाल लिया, फिर 16 अप्रैल को 200 निकाला, फिर 26 दिसंबर को 500 निकाला, फिर 29 दिसंबर को 800 निकाला, और इस तरह से किया। तो यहां पे क्या हो गया, अमाउंट इज विड्रॉन ऑन इरेगुलर टाइम पीरियड। इस चीज को अभी हटा दो, दिमाग से निकाल दो। करेंगे अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद करेंगे। पहले करते हैं यहां पे डिस्कशन हम लोग। तो अगर बंदा टाइम पीरियड के हिसाब से निकाल रहा है रेगुलर इंटरवल पे, तो क्या होगा, 3 केसेस होंगे, 3 से ज्यादा नहीं होगा। या तो वो मंथली निकालेगा, या क्वार्टरली निकालेगा, या हाफ ईयरली निकालेगा। उसके अलावा ये 3 और बढ़ जाएंगे ग्रुप में। ठीक है, क्या होगा कि या तो फर्स्ट डे ऑफ एवरी हाफ ईयरली, ठीक है, या मिडिल ऑफ एवरी हाफ ईयरली, या एंड ऑफ एवरी हाफ ईयरली। उसी तरह से यहां भी या तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, या फिर मिडिल ऑफ एवरी मंथ, या फिर एंड ऑफ एवरी मंथ। मतलब या तो 1 अप्रैल को निकाल रहे हर महीने, सॉरी 1 डे निकाल रहे हर महीने, मतलब 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, जुलाई। ठीक है, उसके अलावा क्या होगा, या तो मिडिल ऑफ एवरी मंथ, यानी 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून। तीसरा होगा एंड ऑफ एवरी मंथ, 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, ऐसा निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसका 3 टाइम पीरियड अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। तो लॉजिक क्या है, बोलना क्या चाह रहे हैं, मेरा समझिए का बात। हमको क्या करना है, हमको एवरेज पीरियड निकालना है। मतलब अगर हर महीने निकाला है तो पूरे साल में 12 बार निकाला होगा। ठीक है, जो बोल रहे हैं ना उसको एकदम ध्यान से वॉल्यूम बढ़ा के फोकस करके सुनिएगा। यही की वर्ड्स हैं जो आपका मदद करेंगे इस पूरे टॉपिक को सॉल्व करने में। अगर बंदे ने हर महीने निकाला है, ठीक है, चाहे महीने के शुरुआत में निकाले, एंड में निकाले, या मिडिल में निकाले, तो वो पूरे साल में 12 बार निकाल रहा है। अगर वो क्वार्टरली निकाल रहा है तो वो पूरे साल में 4 बार निकाल रहा है, और हाफ ईयरली है तो 2 बार निकाल रहा है। इसको बोलने की भी जरूरत नहीं थी, इसको हटाओ। ठीक है, अब सुनिए कैसे निकालेंगे। क्या होगा, आप लोगों को सबसे पहले एवरेज टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैसे होगा वो, कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल तरीका है।
केस कोई भी हो, क्या करना है, पहली बार जब निकाला गया ना पैसा, तब से लेके आखिरी डेट तक, साल के आखिरी दिन तक का टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लो। जैसे कि अगर हम 1 अप्रैल को अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, तो 1 अप्रैल को विड्रॉ कर रहे हैं तो पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा। यानी इस पहली बार जब हम पैसा निकाले होंगे उस पर 12 महीने का इंटरेस्ट लगा, और लास्ट बार जब निकाले होंगे तो हम निकाले होंगे 1 मार्च को, उस पर लगेगा 1 महीने का। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, फिर से हम बोल रहे हैं कि कभी भी ऐसा कोई भी केस दे देगा मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे या हाफ ईयरली बेसिस पे, चाहे वो बिगिनिंग ऑफ मंथ हो, एंड ऑफ मंथ हो या मिडिल ऑफ मंथ हो, कुछ नहीं करना है। जब फर्स्ट विड्रॉवल पे कितने टाइम का लगेगा प्लस लास्ट विड्रॉवल पे कितने टाइम का लगेगा। एग्जांपल पहले लिख देते हैं यहां पे। अच्छा, थोड़ा सा लाइट की वजह से यहां पे देखने में परेशानी हो रही होगी, तो हम बोल रहे हैं उसको आप नोट कर लीजिएगा। आई एम सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम रहता है, नया बंदा है, नई नॉलेज है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि पीरियड ऑफ फर्स्ट विड्रॉवल प्लस पीरियड ऑफ लास्ट विड्रॉवल, ठीक है, बाई 2, इससे क्या निकलेगा, एवरेज टाइम पीरियड। बता रहे, 1 मिनट सबर क्या है। पहली अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां देखिएगा, अगर जो है अगर हम लोग बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ अगर अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं सेम, तो पहली बार निकाला होगा हमने 1 अप्रैल को और लास्ट बार निकाला होगा 1 मार्च को। ठीक है ना, बीच में भी निकाला है, उसको नहीं ध्यान देना है, उस पर ध्यान नहीं दोगे आप क्या करना, कभी भी कुछ भी क्वेश्चन आएगा, अगर रेगुलर टाइम पीरियड है, अमाउंट सेम है, क्या करना है, फर्स्ट जब बार निकाला होगा फर्स्ट विड्रॉवल का टाइम लिख देना, लास्ट विड्रॉवल का टाइम लिख देना। फर्स्ट बार जब अप्रैल में निकाला 1 अप्रैल को, उस पर कितने टाइम का इंटरेस्ट लगेगा, है ना। जैसे अगर आपके फ्रेंड ने, आपने अगर बैंक से 1 अप्रैल को लोन लिया है तो आपको उस पर पूरे साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसी तरह से पार्टनर ने 1 अप्रैल को जो अमाउंट विड्रॉ किया है, इस पे पार्टनर पूरे साल का इंटरेस्ट देगा। ठीक है, जैसे कि अप्रैल पूरा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने, 12 महीने। ठीक है, मतलब जब पहली बार निकाला है 1 अप्रैल को, उस पे पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा। 1 अप्रैल से 31 मार्च जोड़ के देखो 12 महीने होंगे। उसके बाद आखिरी बार निकाला है 1 मार्च को। ठीक है, क्या हो गया, 1 मार्च को निकाला तो 1 मार्च से 31 मार्च कितने दिन हो गए, 1 महीना। टोटल क्या हो गया, 13/2 इज इक्वल टू 6.5। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो भी अमाउंट होगा, अगर 500 निकाला है तो 500 निकाला है, 12 बार निकाला है तो 500 इंटू 12 कितना हो गया, 6000। 500 इंटू 12 6000 हो गया, इंटू 6.5/12 इंटू जो भी परसेंटेज दिया हो। ये तो एक हाइपोथेटिकल केस दे दिया बना के हमने कि अगर जो है जो भी अमाउंट होगा 12 बार निकाला है तो 12 ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, 6000 हो गया, और जो टाइम पीरियड निकाला वो 6.5 हो गया, 6.5/12 इंटू 100 हो गया। ठीक है, अब बोलते सर ये तो बिगिनिंग था, अगर एंड में होगा तो क्या होगा। अगर एंड में होगा तो इसी केस को समझते हैं, एंड में है तो क्या होगा। अगर एंड है तो यहां पे पहली बार निकाला होगा बंदे ने 30 अप्रैल को और 31 मार्च को। 30 अप्रैल को अगर पहली बार पैसा निकाला है तो अप्रैल का तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, अप्रैल के बाद लगेगा, यानी मई से लगना शुरू होगा, है ना। 30 अप्रैल को लिया ही है तो अप्रैल तो गुजर चुका, अब उसका इंटरेस्ट नहीं लगाना है, मई से लगाना है। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हो गए, 11 महीना। और जो आखिरी बार निकाला 31 मार्च को, 31 मार्च से 31 मार्च कितने टाइम में आता है, 1 महीने में आता है क्या, 0 महीने में आता है। ये हो गया 0, तो 11/0 इज इक्वल टू 11/2। ठीक है, बाई 2 क्या हो गया, टाइम पीरियड 5.5 हो गया। तो सेम केस है। ठीक है, अब बोले सर अगर मिडिल ऑफ मंथ होगा तो कोई बात नहीं, सर वाला लॉजिक लगाओ, क्या लिखो, मिडिल ऑफ मंथ है, पहली बार कब निकाला होगा, पहली बार निकाला होगा अप्रैल 15,
लास्ट बार कब निकाला होगा? 15 मार्च। इस पे कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? 15 दिन अप्रैल का और 11 महीने, तो 11.5 मंथ, ये आधा महीना 0.5 मंथ, तो बाई ये हो गया 12 बाई 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब सब क्वार्टरली होगा तो क्या करेंगे? क्वार्टरली में कैसे होगा? पहला क्वार्टर है, क्वार्टर होता है 3 महीने का, अप्रैल मई जून फर्स्ट क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर सेकंड क्वार्टर, ठीक है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर थर्ड क्वार्टर, जनवरी फरवरी मार्च फोर्थ क्वार्टर। तो अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, यानी हर क्वार्टर के फर्स्ट डे पे, तो पहली बार ही यहाँ पे अप्रैल, फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल से शुरू होता है, तो पहली बार पैसा निकाला होगा फर्स्ट अप्रैल को, तो फर्स्ट अप्रैल को निकाला होगा तो पूरा 12 महीने का इंटरेस्ट लग गया। लिख देना चुपचाप यहाँ पे, जैसे यहां लिखते हैं, फर्स्ट अप्रैल को निकाला 12 महीने के लिए। दूसरी बार फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर है ना, तो लास्ट क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर के फर्स्ट डे पे निकाल दिया, 12 महीने का लग गया। लास्ट क्वार्टर आ गया हमारा जनवरी फरवरी मार्च, ये लास्ट क्वार्टर है, जनवरी फरवरी मार्च, यानी फर्स्ट जनवरी को हो गया लास्ट क्वार्टर, फर्स्ट जैन, ठीक है। तो जनवरी फरवरी मार्च कितने महीने का? 3 महीने का, 3 बाई 15 बाई 2 7.5 टाइम पीरियड हो गया। कंफ्यूजन हो रहा है अगर, तो कंफ्यूजन निकाल दो, कॉपी में लिख देना चुपचाप से। जैसे अगर लिखा हो कि एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, पहली बार कब निकाला होगा? फर्स्ट क्वार्टर के एंड में निकाला होगा, यानी अप्रैल मई जून, जून में निकाला, जून के आखिरी में निकाला, तो ये 3 महीने हट गए, यहां नहीं लगना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट बार निकाला होगा 31 मार्च को, यानी कि 9 महीने का पहली बार में, आखिरी बार का 0, तो 9 बाई 2 इज इक्वल टू 4.5, ठीक है। अच्छा, अगर अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप आराम से कमेंट करना, जूम पे कनेक्ट होना, एक क्लास आप ले लेना, वहां पे आप फ्री हो जाओगे, ठीक है। और अगर कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, ज्यादा खुश नहीं होना, अगर क्वेश्चन नहीं बनाओगे भूल जाओगे। सेम लॉजिक क्वार्टरली में होगा, सेम लॉजिक हाफ ईयरली में होगा, सेम लॉजिक मंथली में होगा, सेम लॉजिक लगेगा अगर बिगिनिंग ऑफ है, बिगिनिंग ऑफ मंथ, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयरली, मिडिल ऑफ मंथ, मिडिल ऑफ क्वार्टरली, मिडिल ऑफ हाफ ईयरली होगा तो भी, और एंड होगा तो भी। क्या करना है? पहली बार के विड्रॉवल का महीना लगा देना है, कितना महीना है, आखिरी बार के विड्रॉवल का महीना लगा देना है, बीच वाले को भूल जाना है, ठीक है। जो अमाउंट आ जाएगा, जो टाइम पीरियड होगा उसको 2 से डिवाइड करके आपको एवरेज टाइम पीरियड निकल के आ जाएगा। यही था आपका ये कॉन्सेप्ट, क्लियर हो गया। अच्छा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कई बातें करी, अब उसको खत्म करते हैं 2 बातों के साथ में। एक कि अगर क्या बताया ना कि एक तो रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम पीरियड होगा, मतलब पर एनम लिखा हुआ होगा, और एक होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम पीरियड, मतलब पर एनम नहीं लिखा होगा। तो रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम पीरियड में टाइम को देखते हैं, जो भी टाइम होता है उस हिसाब से करते हैं, और इररिस्पेक्टिव में टाइम को नहीं देखते हैं। पर अगर पर एनम लिखा हुआ है और ड्रॉइंग का टाइम नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ हाफ ईयरली इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है, 6 महीने का। मतलब अगर लिखा हुआ है कि ए ने विड्रॉ किया, ठीक है, ए का ड्रॉइंग था 2000 रुपए, 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज्ड, टाइम नहीं लिखा हुआ है कब ड्रॉइंग किया गया, तो क्या करेंगे? चुपचाप 6 महीने का पीरियड लेंगे, उस पर कैलकुलेशन कर देंगे। एक बात तो ये है। दूसरी बात है कि पहले अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला टॉपिक कर लेते हैं, इसके बाद अपन करेंगे क्या? क्वेश्चन दोनों पे, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो रहा है? पार्टनर ने फर्म को पैसा दिया, बिजनेस में पैसा लगाया, इस पैसे पे फर्म इंटरेस्ट देगा पार्टनर को, तो पार्टनर की कमाई हो गई, फर्म के लिए एक तरह का एक्सपेंस हो गया, ठीक है। तो पहले बताया जा चुका है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी देंगे जब पार्टनरशिप डीड होगा और डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए कहा गया होगा। अगर नहीं कहा होगा तो छोड़ देना है, बहुत सिंपल सा फंडा है, ठीक है। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल के अमाउंट पे लगता है, ओपनिंग बैलेंस पे। कभी कभी क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा, क्या करना पड़ेगा? पहले ओपनिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कैपिटल देखते हैं, उस पर परसेंटेज लगा दो, निकाल दो। नहीं, हमेशा ही ओपनिंग बैलेंस पे निकलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और अगर साल के बीच में कुछ विड्रॉवल हुआ है या एडिशनल कैपिटल आया है, ये बताया है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के टाइम पे विड्रॉवल होगा तो कैपिटल कम होगा। अरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैपिटल पे लगना है, तो कैपिटल चेंज होगा तो वो भी चेंज होगा ना। अगर 2 लाख साल के शुरुआत में कैपिटल था, क्या किया?
6 महीने पे क्या किया, 1 लाख निकाल दिया, तो 6 महीने तक पूरे 2 लाख पे लगेगा और बाकी के 6 महीने पे 1 लाख। केस बी, 1 लाख कैपिटल साल के शुरुआत में था, 6 महीने के बाद 1 लाख और लगा दिया, तो फर्स्ट 6 मंथ पे 1 लाख का लगेगा और जो सेकंड हाफ ईयरली है, जो आगे का 6 महीना है, इस पे 2 लाख का लगेगा। अब इसके कैलकुलेशन को समझते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है, एक छोटा सा स्टोरी है, स्टोरी नहीं है, एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे, उसको सुनना, जवाब देना। हम नहीं सुन पाएंगे आपका जवाब, लेकिन आप समझ जाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो क्या कि अगर डीड नहीं होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, ठीक है ना। और अगर डीड हुआ, इफ डीड इज प्रेजेंट देन ओनली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन, है ना। तो डीड होने के बाद भी 2 केसेस हो जाती हैं, एक कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक चार्ज की तरह है कि नहीं है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है तो क्या करना है और चार्ज नहीं है तो क्या करना है। दूसरा, अगर प्रॉफिट नहीं है यानी कि लॉस है, या फिर कम प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है 1200 और प्रॉफिट है 1000, ठीक है, तो या फिर प्रॉफिट उतना है जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या उससे ज्यादा हो, तो क्या करेंगे। 3 केसेस हैं। तो पहले समझते हैं कि अगर क्या होगा, अगर चार्ज है, ठीक है, चार्ज है मतलब देना ही होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा देना होगा। अगर सिर्फ चार्ज नहीं है तो प्रॉफिट है तो दो, प्रॉफिट नहीं है तो मत दो, प्रॉफिट कम है तो कम दो, और अगर डीड नहीं है तो प्रॉफिट है या कम है या नहीं है, फर्क नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं छोटे से क्वेश्चन के बारे में, जवाब दीजिएगा सोच करके तो समझ में आ जाएगा। अगर आप दोस्त के रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने, एक केस ये, दूसरा किसी अननोन बंदे के रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने। अब खाना खाया, ये दोस्त वाला रेस्टोरेंट है, ये अननोन बंदे का रेस्टोरेंट है, खाना खाया, 500 का खाया, 500 है जेब में, क्या करेंगे, पैसा देंगे, निकल के आ जाएंगे, चाहे दोस्त का हो या फिर किसी स्ट्रेंजर का हो। केस बी, पैसा है पर कम है, दोस्त का रेस्टोरेंट, क्या बोलेगा, कोई नहीं जाओ। अननोन बंदा क्या बोलेगा, नहीं दो, या तो पैसे मंगवा के दो या बर्तन धो या मार खाओ, पर पैसा दो। छोड़ेगा क्या, नहीं छोड़ेगा, हमको तो नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना। थर्ड केस, पैसा नहीं है, दोस्त का रेस्टोरेंट, क्या बोलेगा, ठीक है जाओ, या तो बाद में देना या मत देना, कोई बात नहीं। ये वाला केस, स्ट्रेंजर का केस, क्या होगा, क्या बोलेगा, पैसा है नहीं है मतलब नहीं, दो, जितना है उतना ही दो, ठीक है। फिर से बात करते हैं, दोस्त का रेस्टोरेंट, अननोन बंदे का रेस्टोरेंट, गए खाना खाने, 500 का खाया, 500 था, दे देंगे, आ जाएंगे। केस बी, 500 का खाया, ठीक है, जेब में 200 है, क्या करेंगे, दोस्त वाले केस में 200 दो, निकल लो। स्ट्रेंजर वाले केस में ये 500 है, 500 ही दो, बाकी का 300 कहीं से लाओ, तुम्हारा मन, ठीक है। थर्ड केस में कि पैसा है ही नहीं, 500 का खा लिया, दोस्त वाले केस में ठीक है जाओ, नहीं है तो कोई बात नहीं। अननोन बंदा, पूरा 500 चाहिए, किडनी बेचो, घड़ी बेचो, बर्तन धो, मार खाओ, घर से मंगवाओ, मर्जी तुम्हारी, पैसा दो, ठीक है। यही फंडा अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी है। क्या है ये तो छोड़ दो, बात ही नहीं करना इसके बारे में, क्या है ये, दिख ही नहीं रहा हमको, ये है ना, नहीं डीड है, नहीं देंगे, खत्म। दूसरा केस, पार्टनरशिप डीड है पर चार्ज नहीं है, ठीक है, तो अगर प्रॉफिट नहीं है तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, लेकिन चार्ज होगा तो देना पड़ेगा। कैसे, 500 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, प्रॉफिट 0 है, तो क्या करेंगे, 500 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, और जो 500 का था तो नहीं, फिर भी दिया तो लॉस हो गया ना। अब ये लॉस का अमाउंट क्या कर देंगे, लॉस का अमाउंट क्या कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल क्या कर देंगे, इससे हम लोग डेबिट कर देंगे, ठीक है। दूसरा केस है कि इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, प्रॉफिट कम है, तो यहां पे थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। प्रॉफिट कम है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेंगे, कम देंगे, ठीक है। और क्या होगा इस केस में, जब चार्ज होगा तो एक्सेस अमाउंट जो होगा, मतलब अगर 200 रुपए है, 500 का इंटरेस्ट है, तो देना तो पूरा 500 पड़ेगा, लेकिन 200 था, 500 दिया, मतलब अभी भी 300 एक्स्ट्रा दिया ना, 300 लॉस हुआ। जैसे लॉस को यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा था, वैसे लॉस को यहाँ भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। अच्छा, ये इसको क्यों छोड़ा, देखिए क्या होता है, यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल के रेशियो में बांट देंगे। तो मान लेते हैं कि ए का और बी का कैपिटल है 10,000 और
5,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट ऐसी हाइपोथेटिकल एक केस लिया है 10% है, ठीक है। और इनका प्रॉफिट है कितना, 1200 का प्रॉफिट है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका कितना आ गया, 1,000 आ गया, इसका कितना आ गया, 500 आ गया 10% के हिसाब से, ठीक है। प्रॉफिट है मेरा 1200 और मेरा 1500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, ये वाला केस हो गया अपना केस बी, कि जितना प्रॉफिट है उतना देंगे, पर कैसे देंगे, प्रॉफिट तो 1200 है, किस रेशियो में देंगे, तो कैपिटल के रेशियो में देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में देंगे। इसको तोड़ दो, 0 से 0 काट दिया, 5 एक बार में, 10 दो बार में, तो 2:1 में दे देंगे 1200 को 2:1 में, तो क्या होगा, अब क्या किया, 1500 इंटरेस्ट कैपिटल आया था, प्रॉफिट 1200 है, दोस्त का रेस्टोरेंट वाला केस है, तो जितना पैसा होगा उतना ही देंगे। 1200 प्रॉफिट है, इंटरेस्ट कैपिटल 1500 है, ठीक है, कितना देंगे, 1200 देंगे। किस रेशियो में देंगे, कैपिटल के रेशियो में। ऐसे इंटरेस्ट को लिख लेना है, जो भी अमाउंट होगा, ठीक है। कहां गया, ये 1,500। क्या करना है, ऐसे अमाउंट को लिख लेना है, 1,500 जो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा, और इन दोनों का रेशियो निकालना है, 2:1 आ गया, और इसी रेशियो प्रॉफिट को बांट देंगे, क्या लिख करके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख करके, ठीक है। बांट प्रॉफिट को है, पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे, बात वही है, कम पैसा है, कम दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर दिया, ठीक है। और अगर सफिशियंट प्रॉफिट हो गया तो सफिशियंट प्रॉफिट है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना आया इंटरेस्ट उतना ही देंगे। अभी ये जो चीज बताया बड़े शॉर्टकट में हम बता दिए, समझ में कितना आया वो आप लोगों को मालूम होगा, ठीक है। तो लेकिन एक्चुअली में है भी यही चीज, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। जो चीजें बताई गई हैं, ये टेबल बना के एक बार हम हट जाते हैं सामने से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, ठीक है। इस बोर्ड का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं आपके आगे से, ठीक है। तो इस टेबल को दिमाग में रखना है, कभी भी क्वेश्चन हो, कैसा भी हो, ये टेबल है, इसको देखो पट से बनेगा, और नहीं तो वो रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल याद रखना। ये अपने दोस्त का रेस्टोरेंट, ये स्ट्रेंजर का। अब दोस्त के रेस्टोरेंट में पैसा अगर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देंगे। पैसा अगर कम है तो जितना है उतना ही दे दो, एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट तक दे दो। पैसा अगर पूरा है तो पूरा दो। स्ट्रेंजर का रेस्टोरेंट, पैसा नहीं है तो भी देंगे, पैसा कम है तो भी पूरा देंगे, पैसा है पूरा तो भी पूरा देंगे, ठीक है। ये था। तो अब करते हैं क्वेश्चन। देखिए एक चीज है, कई बच्चों से बात हुई मेरी जिन्होंने वीडियो देखा था, तो उनका ये कहना है कि सर नॉर्मली किसी भी, मतलब मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माय वीडियो, मतलब जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना उससे पहले कई बच्चों से बात किया था कि आप लोग जो भी बच्चे यूट्यूब से पढ़ रहे थे, तो उनसे बात करने के बाद इस बात का एहसास हुआ कि वीडियो के टाइम पे सब क्लियर हो जाता है, लेकिन जब क्वेश्चन बनाने जाते समझ में आता ही नहीं है क्या है। तो उसका रीजन क्या है कि ये एक्चुअली में ये इंटरटेनमेंट का वीडियो नहीं है कि आप बस ईयरफोन लगाओ और देख लो, सुन लो, समझ लिया, नहीं। अकाउंट्स है, प्रैक्टिकल पेपर है, आपको मेरे साथ साथ पढ़ना पड़ेगा, बुक नोटबुक लेके बैठना पड़ेगा, ठीक है। और हम क्वेश्चन करें नहीं करें क्लास में आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चंस नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। तो करते हैं बात क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पढ़ने का तरीका क्या है, ये गुरु जी का गुरु मंत्र है। सबसे पहले क्वेश्चन को नाप देना पूरा, फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक पढ़ लेना। समझ में आ जाए नहीं आ जाए मतलब नहीं है ना, जैसा बोले ना वैसे ही करना। क्वेश्चन को फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक पढ़ना है। सोचना नहीं है कि समझ में आया नहीं आया, आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, रुकना नहीं है, आराम से। ये नहीं कि बस रीडिंग मार लो, नहीं, समझ के पढ़ने की कोशिश करो, लेकिन समझ आया नहीं आया घबराना नहीं, पूरा पढ़ना। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राम एंड मोहन, टू पार्टनर्स, ड्रू फॉर द पर्सनल यूज 1,20,000 and 80,000
interest is chargeable 6% per annum on the drawing, what is the amount of interest chargeable from each partner? मेरा बात सुनिएगा। क्वेश्चन को पहले पढ़ लिया टॉप टू बॉटम, नाप लिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, समझते हैं। पहले तो पर एनम लिखा हुआ है, मतलब रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम पीरियड है, ठीक है। ड्राइंग का अमाउंट भी लिखा हुआ है, ठीक। पर इस क्वेश्चन में पैसा कब निकाला ये नहीं दिया हुआ है। तो जब पैसा कब निकाला ये नहीं दिया हुआ है लेकिन पर एनम होता है, तो क्या मान लेते हैं कि 6 महीने के लिए लगाना है, ठीक है ना। ये बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जस्ट पहले, वीडियो पीछे करके आप देख लीजिएगा। अगर पर एनम लिखा है और कब ड्राइंग हुआ ये पीरियड, इसके बारे में डेट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, अपने मन से मान लेना है कि 6 महीने का है, ठीक है। पर अगर यही पर एनम नहीं होता तो टाइम फैक्टर देखते ही नहीं अपन, ठीक है ना। तो फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं कि राम और मोहन दो पार्टनर है और उन्होंने 1,20,80,000 रुपए निकाला है, ठीक है। 6% का रेट है, तो अमाउंट निकालो इंटरेस्ट का, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले लिख देते हैं राम मोहन। अच्छा, ये बात पहले भी कही जा चुकी है भाई, मेरा हैंडराइटिंग है बुरा, नहीं सुधरने वाला, ठीक है। अगर पढ़ने में परेशानी हो रही है तो सॉरी है, वरना टॉलरेट करो, अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो राम ने निकाला पैसा 1,20,000 और मोहन ने निकाला 80,000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम। एंड नाउ दिस वर्ड पर एनम इज वेरी इंपॉर्टेंट। बताया है कि पर एनम का अलग से एक मतलब है, अगर ये पर एनम नहीं होता तो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ही बदल जाता। अब क्या होगा, पहले राम का कैलकुलेट कर लेते हैं। टाइम पीरियड नहीं दिया है, अपनी मर्जी से 6 महीना मान लेना, ठीक है। अब मोहन का कर ले, सेम रेट है, सेम टाइम पीरियड है, हो गया सिंपल। एक और क्वेश्चन करें, मजा आने लग गया, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि ब्रिज और मोहन पार्टनरशिप में है और उन्होंने पैसा निकाला है 48,000 एंड 36,000 रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज्ड 10% पर एनम। पहले क्वेश्चन को पढ़ लिया टॉप से बॉटम, अब समझो दो चीजें हैं यहाँ पे। पर एनम लिखा हुआ है, टाइम पीरियड को कंसिडर करेंगे। दूसरा, मिडिल ऑफ एवरी मंथ है, पूरे 12 महीने के लिए, ठीक है। यानी रेगुलर इक्वल अमाउंट है, रेगुलर टाइम पीरियड पे निकाल रहे हैं। क्या करते थे, पहली बार जब निकाला था उसका टाइम पीरियड, लास्ट बार जब निकाला उसका टाइम पीरियड, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करो, एवरेज टाइम पीरियड निकल जाएगा। फिर उस 6 महीने की जगह वो लिख दो, बाकी रेट जो होगा वो लिख दो, क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो बोर्ड साफ कर दे पहले ऐसे, ठीक है। पहली बार निकाला होगा 15 अप्रैल को, उस पे 11.5 महीने का इंटरेस्ट लगा। आखिरी बार निकाला 15 मार्च को, आधे महीने का इंटरेस्ट लगा। तो 12/2 इज इक्वल टू 6/12 इज एवरेज टाइम पीरियड। आसान है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा वीडियो फिर से शुरुआत में जाओ, दिख जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहां भी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे। यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि 48,000 निकाला था। अगर पर मंथ का अमाउंट लिखा होता तो 12 से मल्टीप्लाई करते उसको।
मजे में बन गया। ठीक है, समझाने की भी जरूरत नहीं कैसे बना है क्या बना है, अपने आप समझ में आ गया। अमाउंट लिख दिया, एवरेज टाइम पीरियड लिख दिया, रेट लिख दिया, सॉल्व कर दिया। ठीक है ना, ये सर कैसे आया अब नहीं बताएंगे। ठीक है, वीडियो पीछे करना, देख लेना। ठीक है, अच्छा तो ये भी हो गया। अब एक क्वेश्चन पट से सॉल्व कर देते हैं, किस पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। तो उससे पहले बोर्ड साफ करना पड़ेगा ना, कैसे करते हैं बोर्ड साफ हो गया। अच्छा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्या बोला, क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ लेना है ऊपर से नीचे। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 3:7 with a capital of 1,50,000 respectively. Show the distribution of profit in each of the cases. ठीक है, if partnership deed is silent as to the interest on capital and profit for the year is 45,000. ठीक है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट कैपिटल के बारे में, तो देंगे क्या, नहीं देंगे। 45,000 प्रॉफिट है, बांट दो A B, केस 1 45,000 इंटू 3/10 इज इक्वल टू ठीक है। केस बी बोलता है पार्टनरशिप डीड अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% एंड प्रॉफिट कितना है 45,000 है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 10%, तो 1 लाख का बंदे का आ गया 10,000, केस 2 10,000 इसका आ गया, और 5,000 इसका आ गया, और डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचा 30,000 को बांट देंगे रेशियो में। 10,000 एक का आया, कैलकुलेट कर लेना, रेट दिया हुआ है 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 लाख को 10,000 आ गया, और यहां पे 50 कर दिए 5,000 आ गया, 15,000 घटा देंगे प्रॉफिट से 45,000 जो भी था। ठीक है, तो मेरे पास 30,000 बचा डिविजिबल प्रॉफिट, इसको भी रेशियो में बांट देंगे 9,000 and here we will get 21,000. अब आप बोलोगे सर ऐसे एकदम ऐसी क्यों बना रहे हो, पर समझा के बनाओ। ये चीज समझाने की है नहीं, पर फिर भी अगर किसी को परेशानी है, तो आप कमेंट में करके बताना, फिर ये कैलकुलेशन का भी डिटेल वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है ना, अभी इतना ज्यादा अगर ये कैसे मल्टीप्लाई किया क्या क्या, ये मेरे ख्याल से तो बताने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे इंटरेस्ट कैसे निकाल दिया तो वो भी बताने की जरूरत नहीं है। 50,000 कैपिटल था, सॉरी 1 लाख कैपिटल था, 10% था तो मल्टीप्लाई किया आ गया। ठीक है, उसके बाद केस 3 बोलता है कि इफ पार्टनरशिप डिड अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, एंड लॉस कितना है 45,000 है। ठीक है, तो इसको बोर्ड पे करने की जरूरत भी नहीं है, लॉस है सीधे लॉस बांट देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे नहीं, क्योंकि यहां पे कुछ ऐसा है ही नहीं चार्ज के बारे में, तो इसमें भी ऐसा कुछ है नहीं। पर अगर यहां पे लॉस वाले केस में चार्ज होता तो क्या करते, तो पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना था उतना देते हैं, और फिर जो एक्सेस अमाउंट होता उसको हम क्या करते हैं, लॉस में भेज देते हैं। अब रहा सवाल कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का ट्रीटमेंट क्या है, तो यहां पे ऊपर में एक लिंक कर रहा होगा, आई बटन पे वहां प्रेस करना, वहां आपको दिखेगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। उस फॉर्मेट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां लिखते हैं, डेबिट साइड लिखते हैं, क्यों लिखते हैं बताया गया है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट साइड लिखते हैं, क्यों लिखते हैं ये बताया गया है। और जर्नल एंट्री वो अभी नहीं, इस सीरीज के लास्ट में एक एंट्री करेंगे जर्नल एंट्री के ऊपर में, तो वहां पे उसको समझाएंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही कुछ है। आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया, इसके लिए सॉरी, ज्यादा कुछ बोल के टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। पर हाँ एक चीज और है, अगर आप लोग न्यूमेरिकल बना रहे हैं, किसी को किसी भी न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम है, आप लोग कमेंट कीजिए, हमसे कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, और आपका वो न्यूमेरिकल सॉल्व करके आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, अब बात सर जूम पे है, वहां पे भी आओ, वहां पे भी आप कर सकते हो, बैचेस चल रही हैं ऑनलाइन हमारी। उसके बाद लास्ट कुछ नहीं है, वीडियो लंबा हो गया उसके लिए सॉरी, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।